हेलो फ्रेंड, कहानी की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन आलियाना को दिखते हैं जो कि अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में आई होती है और बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि उसके फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि मेरे पास अब दिन कम बचे हैं और देसी पेरेंट्स की तरह उनकी आखिरी विश यही थी कि उनकी बेटी हेल्थ से शादी कर ले। तभी अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि मेरा आपसे वादा है कि 7 दिनों के अंदर अंदर मैं उससे शादी कर लूंगी। अब तभी हॉस्पिटल में जाके वो डॉक्टर्स को आवाज दे रही होती है और नर्स से कहती है कि तमाम डॉक्टर्स किधर हैं, मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, उन्हें बहुत जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करें। तभी नर्स उसे बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि सारे डॉक्टर्स हेल्थ के अंडर में है जो कि लोगन ग्रुप का सीईओ है। और साथ ही साथ वो बताती है कि हमने सुना है कि उसकी फर्स्ट लवर वापस आ गई है जिसकी बेटी को C4 से एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से उसने तमाम डॉक्टर्स को अपने पास बुला लिया है। ये बात सुनकर उसे धचका लगता है क्योंकि हेल्थ उसी का बॉयफ्रेंड था जिसे वो 7 सालों से डेट कर रही थी। तभी नर्स कहती है कि प्लीज मेरे फादर को जल्दी से इमरजेंसी रूम पे ले जाएं, मैं जब तक कोई डॉक्टर ढूंढती हूँ। और तभी उसकी नजर हेल्थ पे पड़ती है और वो उसे आवाज दे रही होती है, लेकिन तभी ज्यादा भीड़ की वजह से वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि पता वहाँ पे आलियाना है। लेकिन तभी उसकी एक्स लवर उसे मना करती है और कहती है देखो मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। और तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए आलियाना देख रही थी लेकिन तब तक वो लिफ्ट में जा चुके थे और वो देखती है कि उसकी बेबी की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा है। तभी वो उसे कॉल लगाती है लेकिन वो उसकी कॉल का कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। और तभी वो एक ऐसी न्यूज दिखती है अपने मोबाइल पे जिसकी आंखें पटी ही पटी रह जाती हैं, जिसमें लिखा था कि अपकमिंग वीक में सीईओ एक लड़की को प्रपोज करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने एक्सपेंसिव पिंक डायमंड खरीदा है। अब वो इस न्यूज को देख के यही समझती है कि शायद वो अपने फर्स्ट लवर को प्रपोज करने वाला है। अब तभी वो अपने डैड के पास आती है और उनकी हालत वैसे की वैसे खराब थी। अब तभी वो अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम एथन था उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुम्हारी ऑफर अभी भी वैलिड है, जिसमें वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। और साथ ही साथ वो उसे बताती है कि हमें 7 दिनों के अंदर शादी करनी होगी और रोते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरी डैड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। और वो उसे फोन पे दिलासा देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी वहाँ पे आ जाऊंगा। और फोन रखने के बाद वो सोचती है क्या हेल्थ इन 7 सालों में क्या मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाई, क्या तुम्हारी पहली लवर आई तो तुम उसके पीछे चले गए। अब तभी हमें यहाँ पे पास इनका दिखाया जाता है जब वो लोग क्लासमेट थे और उसे दिखते ही उसे पहला क्रश हो गया था हेल्थ पे। तभी उसकी दोस्त बताती है कि तुम भूल जाओ क्योंकि वो बहुत ही सिग्मा बॉय है। लेकिन आलियाना का दिल तो हेल्थ पे आ चुका था और वो कैसे भी करके उसे हासिल करना चाहती थी। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि ये बहुत ही सिग्मा बॉय है क्योंकि कुछ साल पहले ही इसकी गर्लफ्रेंड इसे डंप करके आउट ऑफ कंट्री चली गई है, जिसके बाद से ये किसी लड़की को मुंह नहीं लगा था। और उसके बाद उसे काफी दफा परसों करने की कोशिश करती है लेकिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। फिर एक दिन वो सोफे पे बैठा हुआ अनकॉन्शियस था और उसके पास उसका हाथ पूछने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो आंखें खोलता है और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नजर आती है। और तभी वो उसे पकड़ के एकदम से हक कर लेता है। लेकिन वो बताती है कि मैं आलियाना हूँ ना कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। जिससे वो चुप हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, और वो कहती है हाँ। और वो उसे एकदम से किस कर देता है और कहता है आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं कि इवन वो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड भी कर लेते हैं। अब नाइट स्पेंड करने के बाद वो उसे बताती है कि हमारे शादी करनी होगी ताकि हम जल्दी से अपना लाइसेंस ले लें। लेकिन इसकी बात सुनकर वो उस पर एग्रेसिव होता है और कहता है कि अभी कंपनी हालत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि अभी हमारी शादी के बारे में किसी को पता चले, तो इतना ज्यादा जल्दबाजी मत करो। अब अभी सीन प्रेजेंट में आता है और वो ओपीडी के बाहर अपने फादर का वेट कर रही थी। तभी डॉक्टर को बताते हैं कि तुम्हारे फादर का लास्ट टाइम चल रहा है, तुम उनसे मिल लो। ये बात सुनकर उसे झटका लगता है और यकीन नहीं आता। तभी अपने फादर से मिलना चाहती है और उसके फादर उसे फिर दोबारा कहते हैं कि तुम मत रो, हेल्थ बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत खुश रखेगा, तुम जल्दी से उसे शादी कर लो और जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे उससे भी बात करनी है। तभी वो कहती है डैड आप परेशान मत हो, मैं अभी उसे बुला के लाती हूँ। वो बाहर जाके उसे मुझसे कॉल कर रही थी लेकिन तभी उसका फोन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पकड़ लेती है और सारी कॉल्स डिलीट कर देती है। अब तभी हम उसके एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि हेल्थ पे लाइन मार रही थी और कहती है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी हेल्प की, मुझे लगा था कि अब तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बनाओगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं हम क्लास फेलो हैं। अब तभी उसकी बेटी के हाथ में एक ब्रेसलेट था और वो कहती है क्या ये आप मेरी मम्मा के लिए लाए हैं क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। और ये चीज देखकर तो उसके एक्स गर्लफ्रेंड की आंखों में भी लालच आ जाती है। लेकिन तभी हेल्थ मना करता है और बताता है कि नहीं ये आलियाना के लिए है, मैं उसे एज अ प्रपोजल गिफ्ट दूंगा। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और कहती है क्या तुम शादी करने वाले हो। तभी वो कहता है कि मैं शादी करना नहीं चाहता लेकिन कंपनी की आईपीओ के लिए अच्छा है कि उसे प्रपोज कर दूं। और काफी टाइम से वो मुझे प्रेशराइज कर रही है कि मैं उसे शादी कर लूं, इसलिए मैंने सोचा कि आने वाले बर्थडे पे मैं उसे गिफ्ट कर दूं। अब तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपनी बेटी पे चिल्लाते हुए कहती है कि अंकल से माफी मांगो कि तुमने उनकी परमिशन के बगैर उनकी चीज यूज की। तभी वो कहता है अरे तुम उसे डांट क्यों रही हो। अब तभी वो आलियाना को देखने के लिए बाहर जाने वाला था तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि मत जाओ, मैंने वैसे भी आलियाना को देखा वो बिल पे कर रही थी और मुझे पता चला कि उसके फादर को डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है, तो तुम टेंशन मत लो। अब जैसे जाने लगता है दोबारा से तभी अपनी बेटी को जानबूझ के चूटी काटती है और वो नाटक स्टार्ट करती है और कहती है डैडी आप मुझे क्यों मत जाएं। और वो कहती है जब से मेरा एक्स हस्बैंड मर चुका है तब से एक बाप की प्यार के लिए तरस रही है, शायद इसे तुम्हारे अंदर एक बाप का रूप नजर आया है। और तभी उसकी बेटी उसकी तरह चलाक थी और कहती है कि मेरी मम्मी को गुस्से दिला दिया, आप इन्हें किस कर दें तो ये हैप्पी हो जाएंगी। दोनों का हाथ एक दूसरे पे रख देती है और कहती है कि प्लीज आप दोनों दूसरे को किस करो। तभी वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और वहीं पे एंड टाइम पे आलियाना आ जाती है और कहती है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो तो पहले ही गम में थी और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि जल्दी से फादर के पास चलो, उनके पास आखिरी टाइम चल रहा है। लेकिन वो उसको रूडली कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ये झूठी बात मुझसे क्यों कह रही हो कि तुम्हारा फादर मरने वाला है, और वैसे भी कि तुम मुझे क्यों कह रही हो, तुम डॉक्टर को हो, वो उन्हें देखेगा। तभी वो कहती है कि वो ऑपरेशन रूम में है और तुम्हारी जरूरत है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दिया को अभी तुम्हारी जरूरत है। ये चीज देख के वो पूछती है कि ये बेटी तुम्हारी है
वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी है। वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, अभी मेरी साथ जरूरत दिया को है, और वैसे भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड एक सिंगल मदर है। लेकिन उसकी बात सुनकर वो कहती है कि मेरे फादर सच में मर रहे हैं और तुम्हें जरूरत है, मैं तुमसे बैक करती हूँ कि प्लीज उनकी बात सुन लो एक दफा। लेकिन उसे लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। वो कहता है कि तुम हम दोनों से जेलस क्यों हो रही हो? देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वैसे भी 7 डेज बाद तुम्हारी बर्थडे आने वाली है, मैं तुम्हारी एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है, अभी तुम अच्छी बच्चों की तरह घर जाओ। तभी वो उसे कहती है कि तुमसे बात नहीं करनी, और वहाँ चली जाती है। उसके जाने के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम लूमी था, वो कहती है मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये 2 दिन बाद खुद ही पाँव की बढ़ चढ़ते हुए मेरे पास आएगी माफी मांगते हुए, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। अब तभी वो अपने डैड के पास जाती है और माफी मांगती है कि डैड मैं अपनी आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई, मैं हेल्थ को वापस नहीं ले पाई। तभी उसे डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो वैसे बहुत बिजी रहता है। और वो बात ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी सांसें बंद हो जाती हैं और उनकी वहीं पे इंस्टेंट डेथ हो जाती है। वही चीज देख के आर्याना टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज प्लीज जिंदा हो जाए। जबकि दूसरी तरफ हैक अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ और उसकी बेटी के साथ बहुत ही हैप्पी था। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइनली आर्याना अपने घर आ जाती है। वहाँ पे हैक उसे देखते हुए गुस्सा करता है और बोलता है कि मैडम तुम्हें याद आ गया घर आना, आखिर इन 7 डेज में किधर थी? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने टेक्स्ट नहीं करा। तभी वो कहती है कि मैं जनाजे में थी। तभी वो कहता है ओ प्लीज शट अप, तुम कितना झूठ बोलोगी? मुझे खुद नोमी ने बताया है कि उसने तुम्हें देखा है अपने फादर को डिस्चार्ज होते हुए, तो बेहतर है अपने फादर को मोहरा बना के मेरी डिवाइन कोशिश मत करो। लेकिन तभी वहाँ पे नोमी आ जाती है जिसे बहुत ही ज्यादा सेड्यूसिव सा ड्रेस पहना हुआ था। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और पूछती है कि मेरे घर में क्या कर रही है और मेरे कपड़े क्यों पहने हैं। तभी वो कहता है कि इसके पास कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, इसलिए मैंने इसे अपने पास रह दिया। तभी वो अच्छा बनते हुए कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं अभी भी इस शहर में आई हूँ ना, तो मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। ये जो आपके कपड़े हैं ना, ये मुझे बहुत ही पसंद आए, आई होप तुम्हें माइट नहीं करोगी। लेकिन तभी उसे धक्का दे देती है और कहती है कि पूरे शहर में होटल की कमी थी तो यहाँ पे रह रही है। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि दिया मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है और मैं बिना रह नहीं सकी थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तुम छोटी बातों पे क्यों लड़ाई कर रही हो? और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है और वो कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। उसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बिना रह पाओगी? तुम्हारे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता सिवाय मेरे। तभी नोमी अच्छा बनते हुए कहती है कि अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन तभी हैल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं तुम यहीं पे रहोगी, जिससे जो मसला है वो यहाँ से जा सकता है। अब ये चीज देखकर तो उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। वो अपनी जेब से ब्रेसलेट निकालता है और बताता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, और बोलता है कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं सब कंपनी के सामने कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, तो बेहतर है कि तुम आ जाना। तभी वहाँ पे दिया आ जाती है और कहती है कि डैड मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ, क्यों ना आप मुझे और मम को बाहर ले जाएं। तभी उसे गोबर उठा लेता है और कहते क्यों नहीं। तो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो ब्रेसलेट को देखने लग जाती है और तभी उस मोबाइल में एक मैसेज आता है और पता चलता है कि ये सेम ब्रेसलेट उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पहना था। अभी चीज देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्रेसलेट कचरे के डब्बे फेंक देती है। अब तभी एल्बम निकाल के वो अपनी और हेल्थ की बड़ी यादों को याद करने लग जाती है कि पहले कितना खुश थे। जब हेल्थ घर आता है तो वो देखता है कि वो दोनों की पिक्चर्स को जला रही है। ये चीज देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। अब तभी वो रूम में आता है और उसे कहता है कि जो तुमने बर्निंग की है ना इसे साफ कर देना, क्योंकि दिया को इससे एलर्जी है। और साथ ही साथ कहता है कि बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए तुम होटल में स्टे कर लो। अभी चीज देख के उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना प्लान उसे नहीं बताना चाहती थी। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि 5 दिनों से तुम कुछ डिस्टर्ब सी हो, लेकिन यार ना कल तुम्हें लाजमी आना है, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तभी वो कहती है कि हाँ और मैंने भी। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाता है और कहता है मैं एक्साइटेड हूँ। अब तभी वहाँ पे दिया की आवाज आती है तो आलिया कहती है कि तुम उसके पास चले जाओ, उसे फादर की जरूरत है। ये बात सुनकर तो हेल्थ बहुत ही हैप्पी हो जाता है और उसे सीने से लगा लेता है और कहता है मुझे पता था कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी, मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि बहुत जल्दी उसका पॉपर होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में आप हीरो इथन को देखते हैं जो कि बहुत ही लग्जरियस तरीके से आ रहा है और वो आके अनन्या को कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर लिया है, और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लाता है जैसे कि बहुत सारे पैसे, सोना और प्रॉपर्टी के पेपर। ये चीज देख के वो हैरान थी, कहती है सब कुछ क्या है। तभी वो बताता है कि ब्राइडल गिफ्ट्स हैं जो कि हमारी ट्रेडिशन है, लेकिन वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा है। तभी उसके हाथ में अपनी दादी माँ का कंगन पहनाता है और कहता है ये हमारे घर की परंपरा है और वैसे भी कुछ टाइम में तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और इसकी असली हकदार सिर्फ तुम ही हो। अब इतना अच्छा पैटर्न देख के वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और साथ ही साथ उसकी फेवरेट प्रोसेस जो कि पिंक कलर के थे वो लाता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं पार्टी का, जहाँ पे वो बार-बार आगे को कॉल कर रहा था लेकिन उसे कॉल का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही उसे नजर आई थी। साथ ही साथ वो इस रिंग को देख रहा था। तब उसके पास उसका सिस्टर आता है जिसके हाथ में एक पिंक रोज और रेड, और कहता है मैं कौन सा रोज पसंद है, लेकिन जिससे आती था। तभी वो कहता है रेड। तभी वो आसपास जाते हुए कुछ को बातें सुनते हुए कह रहा था जो अभी 2 लड़की कह रही थी कितनी प्यारी दुल्हन हमने आज तक कभी नहीं देखी, और इतनी ग्रैंड शादी तो बिल्कुल नहीं। वो लड़का उससे 10 साल से प्यार करता है, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। अब लड़के की ये बात सुनकर अचानक से हेल्थ को कुछ होने लगता है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि बॉस मैडम किसी से शादी करी है, और वो उसे लाइव स्ट्रीम दिखाता है और कहता है कि कोई इतने नाम का लड़का है। और ये चीज देखकर वो हैरान था किसे कैसा हो सकता है, वो मेरे अलावा किससे और शादी कैसे कर सकती है। उसके तो जमीन से पानी निकल जाते हैं। तभी अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे रहा है कि जल्दी से जाओ और देखो कि कहाँ पे शादी हो रही है। तभी वहाँ पे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी कमरे की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लेकिन वो कहता है कि ये मीटिंग मैंने सिर्फ आने के लिए की थी, जब हो रही है इस मीटिंग का क्या फायदा। ये बात सुनकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम पागल हुए हो, तुम उस लड़की की खातिर अभी मैरिज गुजार कर रहे हो। लेकिन उसे कोई बात नहीं सुनता और
आलिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही चीज देख के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा जेलस होती है। अब हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पे इथन की मॉम भी होती है और वो आलिया को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती है और ब्लेसिंग देती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम हमारे घर की बहू बनने वाली हो। और पता चलता है कि इथन और आलिया बचपन से एक दूसरे के साथ थे और आसपास के सारे लोग उन दोनों की बहुत तारीफ कर रहे थे। इतना प्यार रोमांटिक कपल हमने आज तक कभी नहीं देखा। अब उन लोगों की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी एंड टाइम पे वहाँ पे हैत आ जाता है और कहता है कि शादी नहीं हो सकी। होता है कि तूने मेरे लिए यही सरप्राइज प्रिपेयर किया था कि मेरे पीछे तुम किसी और आदमी से शादी करोगी, वो फेक मैरिज। वो आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ पे मेरी शादी हो रही है और तुम कौन होते हो। उसके सामने कहता है ये शादी इनवैलिड है, ये मेरी बीवी है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी सिर्फ एक एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे सब कुछ तोड़ चुकी हूँ, तुम्हारे पास अब कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का। और वैसे भी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम किधर थे? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी के साथ बिजी थे। उसे कहता है मुझे पता है तुम जेलस हो रही हो ना नोमी से, लेकिन याद रखो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे से वापस चलो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तभी कहती है मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम किसके साथ थे किसके साथ नहीं। तभी कहता है कि तुम पागल हो गई हो, हम 7 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ हैप्पी नहीं हो? पक्का इस लड़के ने तुम्हें फोर्स किया होगा। वो कहती है कि जी नहीं, ये मेरी मर्जी से शादी हो रही है और वैसे भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे फादर की डेथ के। ये बस उनको कहता है कि बस करो, तो अपने फादर की इलनेस के बारे में कितना झूठ कहोगी। इधर कहता है कि वो सच कह रही है, उसके फादर की डेथ हो गई है और वो उन्हें पेपर दिखाता है। पेपर देखकर तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि कहीं वो डेथ सर्टिफिकेट था। वो कहता है इसका मतलब तुम सच कह रही थी। और कहती कि हाँ, अगर तुम सारे डॉक्टर्स को अपने पास ना बुला रहे थे और आज मेरे पापा जिंदा होते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और आज हमारी शादी होती ना कि इसके साथ। वो कहता है कि I'm so sorry, मुझे नहीं पता था। वो कहती है मुझे बकवास नहीं सुननी और कहता है कि तुम ऐसे चले जाओ। तभी इधर कहता है कि तुम मेरे को भी डिजर्व नहीं करते कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनो। और वो उसके सामने माफी मांगने लग जाता है और कहता है प्लीज मुझे एक चांस दो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करने वाला था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ उसके फादर मर रहे थे। तब वहाँ पे इथन आ जाता है और अपने फादर को बताती है कि मैं हैत से शादी नहीं कर सकती। तभी उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, इथन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ बड़े बड़े हो, मुझे इथन से कोई मसला नहीं है। तभी इथन उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा और उसकी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। तभी इसी पैसे में आता है और वो कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे फादर ने मुझे अप्रूवल दे दिया था। तभी उसके सामने अपनी रिंग खोल के दिखाता है और बताता है कि रिंग मैंने तुम्हारे लिए थी, तुम्हें प्रपोज करने के लिए। वो रिंग तो करती है और उसके सामने फेंक देती है और कहती है मेरे लिए ये रिंग बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे। और कहती है कि प्लीज अब मेरा दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी आसपास के सारे लोग पता करने लग जाते हैं कि कितना बेशर्म आदमी है, अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी अपने पुराने लवर के पास गया। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। तभी बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और शादी से बाहर फेंक देते हैं। और हम देखते हैं कि इथन और आलिया की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को वेडिंग किस करते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके पाँव को अच्छे से धो रहा था और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी। अब उसका इतना ख्याल रखते हुए वो प्राण से याद करती है कि एक दफा हील्स में उसके पाँव बहुत ज्यादा सूज गए थे और वो हैल से कहती है कि मुझे चला नहीं जा रहा, क्या हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची हो या प्रिंसेस हो, चलिए चलो। और उसकी चोट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। तभी वो सोचती है कि इथन कितना अच्छा है और उसका थैंक यू करती है कि उसने उसकी इतनी हेल्प की। और वो कहता है तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसे कहती है हमें जल्दी से अपनी शादी का लाइसेंस लेना होगा। वो कहता है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हम जल्दी ही अपनी शादी का लाइसेंस ले लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तुम परेशान मत हो। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे क्रॉस होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उसे रोक लेती है और कहता है कि अच्छा मैं जान, तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम नहीं चाहोगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। और वो अपना बोरा बिस्तर उठाता है और कहता है कि मैं नेक्स्ट रूम में सो रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। और उसके जाने के बाद वो बहुत ही हैप्पी थी और सोचती है कि कैसी किस्मत है जिस लड़की के साथ मैं बचपन में पली भरी आज वही मेरा शोहर बन गया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अब हम नेक्स्ट सीन में हैत को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसे बहुत ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था किसी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली। और वो सारे हॉस्पिटल के सीन को रिकॉल कर रहा था और वो समझ जाता है कि सबके पीछे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नोमी का हाथ है। अब तभी नोमी वहाँ पे आती है जिसे दोबारा से रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था और कहती है देखो मैं तुम्हारी सुबह है, तुम थक चुके होगे ना। और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से करते हुए कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला। उसको बहुत बुरा तरीके से धक्का देता है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तभी कहता है कि तुमने झूठ कहा कि उसके फादर बिल्कुल ठीक है। तभी वो अपना झूठ छुपाते कहती है कि मैंने डॉक्टर से सुना था और वो कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और तभी उसे कहता है कि अपना सामान उठाओ और यहाँ दफा हो जाओ। वो कहती है कि प्लीज ऐसे मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी। वो कहता है कि बस को तुम्हारे से मेरी लाइफ खराब हो गई है, मैं सिर्फ इन 7 सालों में एक ही लड़की से प्यार करता और वो थी आलिया। तुम्हारे मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मेरा असिस्टेंट तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ लेगा, तो बेहतर है कि तुम उससे कांटेक्ट करो ना कि मुझसे। और तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। चीज देख के उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आता है और कहती है आलिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके जाने के बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि मैडम ने अभी तक अपनी शादी रजिस्टर नहीं की और हो सकता है कि उन्होंने शादी से इसलिए की हो आपको जलाने के लिए। ये बात सुनकर वो हैक हो जाता है, इसका मतलब ये फेक मैरिज है, वो मुझसे आज भी प्यार करती है। और वो सोचता है कि मैं उसका दोबारा से दिल जीत लूंगा क्योंकि हम दोनों 7 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी उसके और इतने के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि आपकी मैडम के पास टॉप डिजाइनर की अपॉर्चुनिटी आई है और अगर वो बन गई तो इससे हमारी कंपनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब आलिया नया सो के उठती है तो उसके लिए उसके हस्बैंड ने सारा खाना बनाया हुआ था और वो कहती है कि तुम मुझे जगाया क्यों नहीं। तब वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुकी थी। तब उसकी मेड उसके लिए कुछ ड्रिंक रखती है, लेकिन सभी एक ही कहता है कि इसे अल्कोहल से एलर्जी है, इस ड्रिंक को चेंज करो। ये चीज देख के आलिया बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि उसे बचपन की हर बात याद है और तभी वो याद करती है कि जब एक दफा स्कूल में उसने
ड्रिंक कर ली थी तो उसे अल्कोहल से एलर्जी हो गई थी और तभी वो कहती है कि ये एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसे शादी कौन करेगा। तभी इतने कहते हैं कि अगर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो मैं करूंगा। और फिर वो याद करती है कि जब वो हेल्थ के साथ थी और उसने अल्कोहल पी ली थी तो हेल्थ उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था और कहा था कि सूप पी लो तो तुम ठीक हो जाओगी और मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अपना खुद ख्याल रखो। अब उन दोनों के बिहेवियर को वो जांचती है और उसे एथिन ही अच्छा लगता है। तभी वो कहती है एथिन थैंक यू, तुम्हें भी बचपन की हर बात याद है। तभी वो कहता है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ, जब तुम रोती थी और हंसी थी तुम बहुत ज्यादा फनी लगती थी और क्यूट। और उसकी बात सुनकर ब्लश करती है। तभी वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा, लेकिन वो मना करती है और वो कहता है कि क्यों नहीं, और वैसे भी कंपनी में इन्वेस्टर को जाने से कौन रोक सकता है। उसकी बात सुनकर वो हैरान थी और कहती है क्या मतलब, और उसे पता चलता है कि हेड की कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि एथिन है। और ये बात सुनकर वो बहुत ही हैप्पी थी कि इसका मतलब कि उस पे 7 सालों से ऐसे रख रहा था क्योंकि वो उससे भी इंतहा प्यार करता है। और लेकिन ये बात तो हेड को भी नहीं पता थी। अब वो कंपनी जाती है अपना रिजाइन देने के लिए। तभी वहाँ पे हेड आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा और तुम कंपनी से छोड़ के नहीं जा सकती। और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो और वैसे भी मुझे पता चल चुका है कि एक दिन और तुमने दोनों ने फेक मैरिज की है, तुम मुझे पता है गुस्से में हो। वो हंसने लगती है कहती क्या फेक मैरिज। वो कहता है कि हाँ, जब भी तुम लोगों ने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं लिया। उसका हाथ पकड़ते कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है तुम पागल हो गए और कुछ नहीं, मैं अब सिर्फ एथिन से प्यार करती हूँ ना कि तुमसे, और वैसे भी हम कब लाइसेंस लेंगे तुम्हारा मसला नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम कंपनी छोड़ जाओगी। और वो कहती है कि हाँ। तभी कहता है रुक जाओ, और तभी उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें लिखा था कि उसे $100 मिलियन एज अ पेनल्टी देने पड़ेंगे। तभी वो एग्रीमेंट लिखती है और उसे देखकर बहुत ही गुस्सा आता है कि तुमने मुझसे बगैर पढ़े इस पे साइन ली है, तुम इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे कर सकते हो। तभी वो कहता है क्योंकि ये बिजनेस है और कुछ नहीं, अभी तुम पे है, या तो तुम कंपनी छोड़ो और मुझे $100 मिलियन दो या चुपचाप इस कंपनी में काम करो। और वो कहते हैं कि तुम मेरे और नूमी के बारे में गलत सोच रही हो, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया है, अब मैं मज़ीद बेवकूफ नहीं बनूंगी। और साथ ही साथ वो उसे कहता है कि आज कंपनी की पार्टी है और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। और वो गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं वैसे भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में ऐसे एम्प्लॉय जाऊंगी और कुछ नहीं। तभी उसके पास उसके हस्बैंड कॉल आती है और बताता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा, मैं किसी प्रोजेक्ट की वजह से बाहर मुझे जा रहा हूँ, तो उसका ख्याल रखना। अब ये चीज देखकर तो हेल्थ को बहुत ही खुशी होती है और वो कहता है कि तुमसे प्यार करता था, ये तो तुम्हें छोड़ के चले गया। और वो कहती है कि तुम्हारा मसला नहीं है। तभी वहाँ पे नूमी आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके। अब तभी हेल्थ कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं है, मेरे एचआर ने इसे हायर किया है और मुझे नहीं पता था। तभी आलिया कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको हायर करो और किसको नहीं, ये तुम्हारा काम है और तुम्हारी ऑफिस। और ये बात क्या कमाल चल जाती है। अब हम कार का सीन देखते हैं जहाँ पे वो तीनों मीटिंग ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। तभी हेल्थ उसे एक टॉन मारते हुए कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो इतना अमीर भी नहीं है कि वो एक ड्राइवर तक अफोर्ड कर सके, तुम उसके साथ कैसे रह रही हो। तभी कहती है कि मेरे लिए सिर्फ पैसे बहुत नहीं है बल्कि अपने हस्बैंड का प्यार इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हें नहीं पता। अब वो लोग बातें ही कर रहे थे लेकिन तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक से, जहाँ पर उन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी। और तभी आलिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि हेल्थ आज भी अपनी ही पहले लवर का ख्याल रख रहा था और उसे कहता है कि तुम प्लीज अपने आपको ठीक हो, दिया को तुम्हारी बहुत ही सख्त जरूरत है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। कि आलिया तो बहुत ज्यादा जख्मी थी और वो हेल्थ को पीछे से आवाज दे रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन हेल्थ तो अपने फर्स्ट लवर के साथ ही बिजी था, वो उसे लेके जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से कार एक्सप्लोजन हो जाती है और वो फट जाती है। ये देखकर तो उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। तभी वो हेल्थ वहाँ से भागने लगता है आलिया को बचाने के लिए, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे रोक देती है, कहती है वो पक्का मर चुकी होगी, लेकिन उसको ऊपर थप्पड़ लगा देता है और कहता है शराब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। लेकिन बूढ़े गार्ड्स भी उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वो जाने लगता है उसके पाँव के नीचे एक अंगूठी आती है और ये वो रिंग थी जिसने फर्स्ट टाइम आलिया को ऐसा प्रपोजल दी थी और उसने उसे आज तक संभाल के रखा हुआ था। ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा गमजदा हो जाता है और बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सामने से आलिया चलते हुए आ रही थी, यानी कि वो जिंदा है। और तभी वो हेल्थ को दिखती है और उसको नाम लेके ही वो उस पे बेहोश आती है, जबकि हेल्थ बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली आलिया जिंदा है। अब हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि अभी आउट ऑफ डेंजर है और बहुत जल्दी इनको होश आ जाएगा। अब उसकी फिक्र कर रहा था और ये चीज उसके एक्स गर्लफ्रेंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। अब तभी वो बहाना करती है कि हाँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं डायरेक्टर को कॉल करता हूँ, वो भी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएगा। अब तभी आलिया की आंख खुलती है और उसे याद आता है कि एक्सीडेंट के टाइम भी हेल्थ ने सिर्फ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का ही ख्याल रखा था और कहा था कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस देख के उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक्सीडेंट के टाइम भी उसे अकेला छोड़ दिया और वो उठ के वहाँ से जाने वाली थी। लेकिन वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक। और वो कहती है मैं मैरिड हूँ और मुझे अपने घर जाना है। और बताता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने सबसे पहले उसे इसलिए बचाया क्योंकि यार उसकी एक बेटी है और अगर वो मर जाती है उसकी बेटी का ख्याल कौन रखता। और वैसे भी हम तीनों क्लासमेट्स हैं तो प्लीज तुम गलत ना समझो। लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, तुमने हमेशा से उसे प्रीफर करा। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि नो डाउट कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, लेकिन वो अब तुमसे प्यार करता है। अपनी चाकी चलते हुए कहती है कि बस करो, और जहाँ वो नीचे गिर जाती है जिस दिक्कत है कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुमने उसे धक्का क्यों दिया। और कहती है अगर तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारी बेटी इसे डैडी क्यों कहती है। और वो कहती है वैसे भी अब मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है तुम दोनों शादी कर लो। तभी वहाँ पे उसकी बेटी दिया आ जाती है और वो आलिया के हाथ पे काट देती है जिससे वो उसे पीछे करती है, इससे दिया नीचे गिर जाती है। अब ये चीज हेल्थ दिखता है और कहता है यार ये क्या बदतमीजी है, वो छोटी बच्ची है, तुम उससे कैसे बदतमीजी कर सकती हो। नोमी भी गुस्सा करने लग जाती है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब ये चीज देखकर उसके ऊपर थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि एक वीपन समझती हो और उसे एज ए वीपन इस्तेमाल कर रही हो। और वो हेल्थ के मुंह पे भी थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम दोनों चुप करो, एक नंबर के खबरोच, तुम लोग तो वैसे
भी बड़े हमारी आंखों के हो, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि मैंने उसे कोई धक्का नहीं दिया बल्कि अपना हाथ बचाया है। अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो से उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे अपनी तमाम गलतियों की माफी मांगता हूँ और इवन नोमी भी तुमसे अपॉलोजाइज करेगी, लेकिन प्लीज मैं छोड़ के मत जाओ। और अब हेल्थ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसकी कोई बात नहीं मान रही थी और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, आगे क्या मसला है तुम्हारे साथ, मैं तुमसे कितनी माफी मांगूं, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, मैं प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं बदल जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए लेकिन अब और नहीं, और बोलती है मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की लेकिन तुमने एक कॉल का जवाब नहीं दिया। और मेरे पास उनके हैरान था और कहता है कि नहीं मेरे पास तो कोई भी कॉल नहीं आई और अब तो नोमी के पसीने छूट गए थे क्योंकि उसी ने वो कॉल लॉग डिलीट की थी। और अपना मोबाइल दिखाती है और कहती है देखो मैं तुम्हें 100+ कॉल्स की थी। ये चीजें उसकी आंखें पड़ी पड़ी रह जाती हैं और नोमी के तो पसीने छूट जाते हैं, तो गुस्से से उसे देखने लग जाता है और कहता है कि सब कुछ तुमने करा है ना। तभी वो कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा फोन ऑफ हो गया था, तभी उसे पता था कि वो झूठ बोल रही है। तभी नोमी अच्छा बनते हुए उसे सामने नियरन हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है ये सारी गलती मेरी है, अगर दिया को एलर्जी ना होती तो तुम्हारे फादर जिंदा होते, मुझे माफ कर दो। और मगरमच्छ के आंसू रो रही थी, तभी उसे धक्का देती है और कहती है चुप कर चुकली। कहती है तुम चाहो तुम मुझे थप्पड़ मार सकती हो अगर तुम्हें बेहतर फील होगा, लेकिन ये सच है कि हेल्थ भी पसंद करता है। तो कहती है ओ भाई बस कर अपनी ये बातें, और तुम मुझे कितने नौसन हो मुझे पता है, तुम दोनों किलर्स हो और कुछ नहीं। अब मेरे फादर तुम दोनों की वजह से मौजूद नहीं है, अब तुम लोग कुछ भी करो मुझे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तभी वो नाटक स्टार्ट करती है कि हेल्थ मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी चीजें के हेल्थ उसकी परवाह करने लग जाता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तभी कहती है देख लो अभी से दर्द हुआ और तुम्हें दर्द होने लग गया, वाह कितनी परवाह है ना तुम्हें उसकी। तभी कहता है हम लोग क्लासमेट्स हैं पुराने और कुछ नहीं, अगर तुम कैसे क्यों हो रही हो। तभी उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देती है और कहती है जस्ट शट अप, वो तुम्हारी क्लासमेट थे तब मैं तुम्हारा प्यार थी। तभी वहाँ पे एथेन आ जाता है जिसे देख के वो बहुत ही हैप्पी थी और उसके पास जाती है, वो उसे अच्छे से कवर करता है। वो कहती है लेकिन तुम्हारा तो बिजनेस था तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तभी कहता है कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा परेशान है तुम्हें कैसे वापस नहीं आता। तभी वो उन दोनों को कुछ फोटो दिखाता है जो कि की थी किसी स्ट्रेंजर के साथ और वो दिखता है कि वो तो किसी और के साथ मजे कर रही है। ये चीज देखकर तो हेल्थ की आंखें पड़ी रह जाती है और वो कहता है इसका मतलब तुम एब्रॉड इन सब कामों के लिए गई थी लेकिन तुम्हें तुमसे कहा था कि तुम्हें स्टमक कैंसर है, इसका मतलब कोई झूठ था। तभी कहती है नहीं ये झूठ है पक्का, ये फोटोज फेक है, ये जान पूछ के मुझे ब्लेम करे हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे सिर्फ इसलिए अप्रोच किया था ताकि वो उसका पैसा खराब खा सके। और वो बताता है कि इसका पुराना हस्बैंड बैंकरप्ट हो गया है और ये अपनी बेटी को इससे वापस ले आई है और उसे छोड़ के क्योंकि उसे अब नया हस्बैंड चाहिए जो कि उससे भी ज्यादा अमीर हो। ये चीज देखकर तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसका सारा चटपटा खुल गया और कहता है कि इसी ने सारी लास्ट कॉल डिलीट की थी। अब हेल्थ की तो पाँव से जमीन निकल गई थी और उसे गिन आ रहा था और उसको एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। तभी वो कहती है मेरी वजह से नहीं, इसमें जितने मैं कसूरवार हूँ तो तुम भी कसूरवार हो। तुम नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे जब सही टाइम आएगा, अगर तुम उसे इतना सच प्यार करते थे तो तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की, दोनों ने मेरे सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया। सुन के हेड फौरन एलियाना की नीरव हो जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो हम अपनी शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन वो कहती है बहुत देर हो चुकी है और तुम डिजर्व नहीं करते मेरा हस्बैंड बनना, मैं इतने के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो कहती है कि अच्छा हुआ उस दिन एक्सीडेंट हो गया और आज भी मैं तुम्हारा असली चेहरा पढ़ पाई, वरना तो मैं तुम्हें शायद एक और चांस देने वाली थी। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ ना मैं अपनी सारी चीजें छोड़ दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें पता है ना तुम मेरी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। लेकिन तभी एक दिन उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है खबरदार मेरी बीवी से दूर रहो। वो कहता है ये सारा फॉल्ट तुम्हारा है, अगर तुम नहीं आते तो आज मुझे ना छोड़ती। तीनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी हाथ कहता है तुम इस आदमी के लिए तुमने मुझे मारा और कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो आज से तुमने ये रिंग क्यों संभाल के रखी। वो रिंग उससे पकड़ती है और फेंक देती है और कहती है ये मेरी आखिरी भूल थी जो मैंने इस रिंग को संभाल के रखा। ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारा नहीं छोड़ने वाला। अब इथिन को समझ आ गया था कि ये लातों के भूत है। तभी वो किसी को कॉल करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में और कहता है कि मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लोगन कंपनी से उठाने वाला हूँ। ये बात सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम तो सिर्फ भिखारी हो कुछ नहीं। इसका असिस्टेंट आकर उसे शेयर होल्डिंग के पेपर देता है। अब ये चीज देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि ये दिन तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो और कहीं फेक है। और पता चलता है कि उसने उसकी कंपनी में $30 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं जो कि अब वो विड्रॉ करने वाला है। और ये सुनकर तो उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी और हेल्थ को तो होश नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाला है और उसकी कंपनी जमीन के अंदर घुसने वाली है। अब तभी वो निराश हो जाता है और अपने आपको मारने लग जाता है और कहता है कि मुझे बहुत करती हो गई, प्लीज आप ऐसा मत करें, आप प्लीज मेरी कंपनी से इन्वेस्टमेंट मत उठाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन वो दोनों ही उसकी कोई बात नहीं सुनते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं क्या अपनी शक्ल मत दिखाना। अब उन जाने के बाद नोमी सोचती है कि अब तो इसके हाथ में ₹1 भी नहीं रहा तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी सफर नहीं करूंगी, यानी किसी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन हेल्थ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, कैसे मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई और मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे वो सब लोगों के पास जा रहा था मारे मारे और कहता है प्लीज आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था और कहते हैं कि तुम्हारे पास आलियाना की नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारी कंपनी चलती रही, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट फेल हैं। और हम यहाँ पे नोमी को देखते हैं जो कि उसके पास आती है रोते हुए और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी बेटी की सर्जरी है। लेकिन वो कहता है कि शट अप, तुम फिर दोबारा से अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे पैसा हड़पना चाहती हो। लेकिन उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, उसका बहुत जरूरत है। लेकिन वो कहता है कि चल दफा धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर सारा सीन आलियाना अपनी कार से बैठे हुए देख रही थी और पता चलता है कि आलियाना को सबसे बेस्ट और टॉपेस्ट जुड़र का अवार्ड मिला है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि फाइनली उसने अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट किया है। लेकिन उससे पूछता है कि तुम ऐसा खुश हो और वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। और वो हैप्पी थी कि फाइनली वो अपनी जिंदगी उस बंदे के साथ गुजारी है जो उसे पसंद करता है। और यहीं पे कहानी एंड होती है।